चलिए आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। देखिए यह चैप्टर आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग एको बात पढ़ते आ रहे हैं कि व्याकरण वाला उत्तर नहीं होता है, नियम वाला उत्तर नहीं होता है। लेकिन इसमें हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि बुआ को यदि व्याकरण मास्टर पढ़ा रहा है, यदि व्याकरण पढ़ा रहा है तो उसके पढ़ाने का उद्देश्य कथी है, उसको बकलेल बनाना नहीं, बल्कि उसको कोई चीज के बारे में ज्ञान दे रहा होगा। तो यही बात हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम आप लोगों को बताते हैं गिरी कार्य वाला उत्तर, लेकिन बुआ को गिरी कार्य दिया जाता है तो कर उद्देश्य की होता है, बुआ के ज्ञान को विस्तार करने के लिए, बुआ के ज्ञान को विस्तार करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से व्याकरण वाला उत्तर नहीं होता है, लेकिन व्याकरण अगर बुआ को पढ़ाया जा रहा है तो की उद्देश्य होगा, इस बारे में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। तो समझिए सबसे पहले व्याकरण होता क्या है। देखिए अधिगम अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, भाषा नहीं पढ़ेंगे, कहिला तो भाषा पढ़ते पढ़ते ना एकदम दिमाग पगला गया है। अधिगम तो सीढ़ी पीस पीछा छोड़िए नहीं रहा, सीढ़ी पीछे है कि नहीं। हम लोग डायरेक्ट किससे बात करेंगे, व्याकरण से। तो सुनिएगा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं। यही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को सुशुद्ध बोलते हैं, सुशुद्ध लिखते हैं। यही क्या कहलाते हैं, व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण जो होता है ना वो भाषा की अनुगामी यानी अंग होता है। अगर भाषा के लिए व्याकरण नहीं होगा तो क्या बनेगा, नहीं। अगर भाषा के लिए व्याकरण जरूरी है, जिस प्रकार से हम आपको सुचारू ढंग से कामकाज करने के लिए हाथ पैर जरूरी है, वही ना भाषा को एकदम व्यवस्थित तरीका से प्रयोग करने के लिए व्याकरण जरूरी है। जिस प्रकार से हम आपको गांव समाज में अनुशासन बनाए रखने का काम समाजीकरण की प्रक्रिया करता है, तो वैसे ही भाषा को अनुशासन रखने का काम व्याकरण करता है। हम कह दूं कि जैसे लड़की को है तो सीता जो है गाते हैं, सीता गाता है तो क्या बनेगा, सीता गाती है। यह कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है ना। तो यही कह रहे हैं कि व्याकरण भाषा की अनुगामी है और गाता के जगह गाती होगा। इस बात पर भी अनुशासन कौन बना के रखता है, तो व्याकरण बना के रखता है। कौन बना के, पतंजलि ने परिभाषा दिया है कि व्याकरण शब्दानुशासन, कि व्याकरण शब्द को अनुशासन में रखने का काम करता है। व्याकरण शब्द को किस अनुशासन में रखने का काम करता है। अर्थात व्याकरण जो है ये भाषा को जो एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब व्याकरण की भूमिका क्या है इस बात को हम लोग जानेंगे। तो भाषा को प्रभावी रूप से, सुनिएगा, आप चाहते हैं भाषा को प्रभावी रूप से क्रांति, भाषा को आप चाहते क्या करना, प्रभावी रूप देना, आकर्षण बनाना। आकर्षण समझते ना, एकदम अट्रैक्टिव आकर्षण बनाने में व्याकरण का अहम योगदान होता है। देखते हम आप नॉर्मली बोल लेते हैं चल जाते तो उतनी इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन कोई बड़े लोग जब आते हैं देखते हैं वो 2-4 मिनट बोलता है ना, तो लगता है कि नहीं एकरा पास ज्ञान है। एकदम ऐसे एकदम क्योंकि व्याकरण सज्जित भाषा का प्रयोग करेगा, लगेगा कि इसके पास काबिलियत है। अब चाहते हैं कि अपने भाषा को पावरफुल बनाए, प्रभावी बनाए, साथ ही साथ शुद्ध बनाए, तो इसके लिए किसका ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। भाषा शिक्षण में व्याकरण जानना अनिवार्य होता है, क्योंकि भाषा सीख रहे हैं और व्याकरण सीखेंगे तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। भाषा अनुकरण से सीखते हैं। सुनिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम आप लोग जनरली भाषा किससे सीखते हैं, अनुकरण कर। अनुकरण मतलब नकल करना। सामने वाला बोल रहा था तो हम वो क्या कर गए, सीख गए, हम भी सीख गए। तो सामने वाला बोल रहा था तो हम वो सीखे, तो क्या कोई शुद्ध रूप कोई जरूरी है, नहीं। क्योंकि अनुकरण के दौरान क्या होते हैं, जब हम सीख रहे हो तो भाषा की अशुद्ध रूप को सीख पाते हैं। किसको, अशुद्ध को। कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियां रह जाती है। तो इस त्रुटियां को दूर करने के लिए भी हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। कह रहे हैं कि भाषा अनुकरण से सीखते हैं, जिस कारण भाषा परिवर्तनशील होते हैं, विकासशील होती है। इसे
अस्थाई बनाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसे अस्थाई बनाने के लिए किसकी आवश्यकता? व्याकरण की आवश्यकता होती है। बात क्लियर हो गई क्या? आइए आगे बात करें। तो भाषा को विकृति से, विकृति समझते हैं ना, दोष युक्त होने से, मतलब कोई उसमें कमी न रह जाए, उससे बचाने के लिए, भाषा को विकृति से बचाने के लिए, उसके शुद्ध रूप को सुरक्षित रखने के लिए तथा भाषा में अस्थायित्व लाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। जब तक व्याकरण होगा तब तक भाषा के शुद्ध रूप को सुरक्षित रख सकते हैं, भाषा को अस्थायी कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जब व्याकरण बन जाता है तो अपना मन से कोई बदलाव नहीं कर सकते। व्याकरण का जो नियम कहता है उसी नियम के अनुसार चलेंगे, उसी नियम के अनुसार चलेंगे। मानक भाषा का प्रयोग करने, तो मानक समझते हैं ना, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जगह हम आप कहते हैं हाई फाई, नहीं कहते बड़ा हाई फाई दिखा रहा है, नहीं, मतलब हाई फाई में बोलता है, एकदम मानक भाषा का प्रयोग करता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करता है। तो उसमें कन्फर्म है कि व्याकरण सज्जित भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि अपनी भाषा को औपचारिक रूप प्रदान करूं, कौन रूप? औपचारिक रूप प्रदान करूं, तो इसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को औपचारिक रूप प्रदान नहीं कर पाएंगे, औपचारिक रूप प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं मानक भाषा का प्रयोग करने हेतु व्याकरण के नियमों को जानना आवश्यक होता है। मानक भाषा का प्रयोग करने हेतु व्याकरण के नियमों को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि व्याकरण द्वारा ही भाषा की अशुद्धियों को पहचाना जा सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए जब प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि बउआ को व्याकरण पढ़ाने के क्या लाभ है, तो जब ये बात बताए कोनो न कोनो ऑप्शन में होगा, तो क्या कर देना है? टिक कर देना है। लेकिन बउआ को जनरली पूछेगा क्या व्याकरण वाला उत्तर होगा? तो नहीं। ऑप्शन में रहेगा व्याकरण तो उत्तर नहीं होगा। प्रश्न में व्याकरण अगर पूछेगा कि पढ़ाने से क्या होगा, तो ऑप्शन देना है। बात समझ में आए कुछ? आगे देखिए, व्याकरण कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक औपचारिक, एक अनौपचारिक और एक प्रासंगिक। तो जो औपचारिक व्याकरण होता है, अभी हम बोले हैं कि जिसमें शुद्ध व्याकरण के उपयोग करते हैं नियम का, है ना। देखिए इसमें व्याकरण की पुस्तक होती है और विविधता ढंग से क्रम पूर्वक व्याकरण के नियम, उपनियम, उनके भेदों को ज्ञान कराया जाता है। मतलब पूर्ण रूप से बउआ को व्याकरण का अध्ययन कराया जाता है, लिखवा करके, पढ़ा करके, इसमें किताब के माध्यम से। लेकिन जो अनौपचारिक व्याकरण या व्यवहारिक व्याकरण होता है, यह क्या होता है? देखिए, तो बच्चा भाषा को अनुकरण से सीखता है। कैसे सीखता है? विद्वानों का कहना है कि व्याकरण का शिक्षण व्यवहारिक या प्रयोगात्मक रूप से ही कराना चाहिए, अलग से कराने की जरूरत नहीं है। जैसे हम आप अभी बोल रहे हैं, तो जैसे कोई लड़की है तो कहेंगे क्या जो है गीता जाती है, तो बुआ के समझ में आएगा अच्छा जाती है। कहेगा जो सोहन जाता है, तो बुआ को समझ में आएगा अच्छा जाती और जाता, मतलब लड़का के लिए जो जाता, लड़की के लिए जाती। मतलब ये अनौपचारिक रूप से उसको नियम किताब पर, कॉपी पर बताया नहीं जाएगा, बल्कि व्यवहारिक रूप से क्या कर जाएंगे? वह सीख जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? अनौपचारिक व्याकरण। लॉर्ड मैकाले व्याकरणविद, इनका मानना क्या है कि मनुष्य उसी भाषा का पूर्ण पंडित हो सकता है। पंडित माने पंडित जो करता है से पंडितगिरी नहीं, विद्वान। मनुष्य उसी भाषा का पूर्ण विद्वान हो सकता है जिसे उसने पहले सीखा हो और उसका व्याकरण उसके बाद सीखा हो। जैसे हम आप लोग हिंदी मैथिली को सीखने से पहले व्याकरण सीखे हैं नहीं, पहले सीख गए तो व्याकरण सीखे हैं, तो सीख जाते हैं तब व्याकरण सीखते हैं ना, तो हम लोग उसका शुद्ध उपयोग आसानी से कर लेते हैं। काहे कि हमको पता है कि ये अच्छा, ये हम गलती करते हैं, ये जोड़ना है ना। अच्छा एक बात और बताइए, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि कोई मिथिलावासी मैथिली बोलता है, कोई जो है तमिल के
तमिल वाला तमिलनाडु क्षेत्र के आकर के मिथिलांचल में मैथिली सीखता है, तो बताइए शुद्ध मैथिली कौन बोल पाएगा? ना, तमिलनाडु के लोग बोल पाएगा। कहिएगा काहे? तो हम आप लोग अनौपचारिक रूप से भाषा सीखे, अनुकरण करके सीखे, कोनो किताब को व्याकरण का उपयोग। लेकिन जो कोई दूसरा व्यक्ति आके सीखेगा तो व्याकरण से न ज्ञान कराया जाएगा, तो शुद्ध शुद्ध बोलेगा, शुद्ध शुद्ध लिखेगा। बात समझ में आया? तो भले वो उस क्षेत्र के, लेकिन वो व्याकरण के साथ पढ़ेगा, इसलिए शुद्ध शुद्ध बोलेगा। बात समझ में आया? आगे देखिए, एक होता है प्रासंगिक व्याकरण। कौन व्याकरण? नाम है प्रसंग, यानी प्रासंगिक। क्या नाम है जी? रानी नाम है आपका? काय सो रहे हैं? सुनिए, भाषा के गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय ध्यान से सुनेंगे। भाषा के गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय, गद्य माने कहानी, गद्य माने भाषा के गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय उसके उदाहरण की सहायता से व्याकरण के नियम निकाले जाते हैं। किसके नियम निकाले जाते हैं? व्याकरण। जब हम पढ़ा रहे हैं ना, तब उनके अगर भी कोनो जो है कहानी में कोनो उदाहरण आ गया तो ये ओकरा नियम बता दीजिए। जना नियम बता दीजिए कि जो है अगर कोई एक व्यक्ति होंगे, यानी उसको एक वचन कहते हैं, तो ओकरा लिए जो है क्रिया का भी एक ही वचन का रूप का प्रयोग करेंगे। समझे? कोई अगर बहुवचन में तो क्रिया का भी बहुवचन के रूप का प्रयोग करेंगे। बउआ को जब पढ़ा रहे उसी समय क्या करा देना है? ज्ञान करा देना है। क्या देवेंद्र? हम कह रहे हैं भाषा के गद्य की पुस्तक पढ़ाते समय उसके उदाहरण की सहायता से व्याकरण के नियम निकाले जाते हैं। व्याकरण की शिक्षा अलग क्लास में न देकर गद्य के क्लास में ही दी जाती है। मतलब व्याकरण का अलग से क्लास नहीं लेना है। बुआ को जो चीज पढ़ा रहे हाँ, उसी में जहाँ जहाँ पर व्याकरण का प्रयोग हुआ है उस शब्द का बउआ को व्याकरण का ज्ञान करा दीजिए। अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आती? आइए, अब व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य है? अब बताइए, बउआ को कैला व्याकरण पढ़ाएंगे जी? कोनो न कोनो कारण तो होगा ना। तो देखिए, भाषा को विकृति से बचाने हमने ऊपर जाना है। विकृति माने दोषपूर्ण, कमियां, त्रुटियां होने से बचाने के लिए, भाषा के शुद्ध रूप को समझने एवं उसे अस्थायित्व लाने के लिए, भाषा के सीमाओं का उल्लंघन होने से बचाने के लिए। कि नहीं कि भाषा है जैसे प्रयोग कर रहे हैं वैसा ना कर कुछ से कुछ करने लगेंगे तो भाषा की सीमा का उल्लंघन हो जाएगा। भाषा के सर्वमान्य रूप को सीखने के लिए कि दुनिया में जो हर जगह, यानी अगर भारत में हिंदी चलती है अधिकतर जगह, या दुनिया में बहुत जगह हिंदी बोले जाते हैं, तो उस सर्वमान्य हो सके। यानी हम अगर मैं का मतलब पर्सनल समझ रहे हैं तो सामने वाला भी मैं का मतलब वही समझे। आपका मतलब सामने वाला को समझ रहे हैं हम, तो सामने वाला भी आपका मतलब सामने वाला को समझे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए आप दूसरा चीज और देता है, दूसरे के लिए दूसरा चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाषा का सर्वमान्य रूप देने के लिए हमें किसका ज्ञान चाहिए? व्याकरण का ज्ञान चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए? व्याकरण का ज्ञान चाहिए। विद्यार्थियों में रचना तथा सृजनात्मक प्रवृत्ति का निर्माण करने के लिए भी किसका ज्ञान चाहिए? तो व्याकरण का ज्ञान चाहिए। आगे देखिए, कम शब्दों में, बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, कम शब्दों में शुद्धता पूर्वक अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भी किसका ज्ञान चाहिए? व्याकरण का। देखिएगा, बड़े बड़े लोग 2-4 मिनट में बहुत बातें को कह जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्याकरण सज्जित भाषा का उपयोग करते हैं और उसमें कम शब्दों में अधिक बात को बयां कर पाते हैं। देखते हैं जो कवि सब होते हैं, है ना, उस सबको देखते हैं, जैसे कविता में एतवेटा कविता रहता है, पूरा लगता है संसार को समा दिया एतवे कविता में, है कि नहीं? तो यही कह रहे हैं कि कम शब्दों में शुद्धता पूर्वक अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भी किसका ज्ञान होना चाहिए? भाषा की अशुद्धता को समझने व परखने के लिए भी व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। छात्रों की ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर एवं उच्चारण के नियमों का ज्ञान कराने के लिए भी हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। चारों कौशल, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनने का विकास कराने के लिए भी व्याकरण का ज्ञान होना। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार में आने वाले प्रत्येक बिंदु को सही सिखाने के लिए भी क्या चाहिए? व्याकरण का ज्ञान होना।
विराम चिन्ह कहाँ प्रयोग होगा, मुहावरे लोकोक्तियां में प्रयोग में भी महारत हासिल करने के लिए भी हमें व्याकरण क्या कर दी है, मदद करती है, अर्थात व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो हमने देखा कि व्याकरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। अगला बात हम लोग कर लेते हैं कि बउआ को व्याकरण का ज्ञान कराएंगे क्या ना, उन्होंने कोई तरीका होगा ना, तो व्याकरण का ज्ञान हम लोग कराएंगे एक आगमन विधि से या निगमन विधि से या खेल विधि से या सहयोग विधि से। कौन कौन विधि, आगमन, निगमन, खेल विधि या सहयोग। आगमन विधि तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं कि बउआ को व्याकरण का ज्ञान कैसे कराएंगे। तो देखिए, आगमन विधि व्याकरण शिक्षण हेतु सर्वोत्तम सबसे बढ़िया विधि कौन है, बच्चों को उदाहरण के द्वारा सब कुछ समझाया सिखाया। और इस विधि में हम सरल से कठिन, ज्ञान से अज्ञात, असूल से सूक्ष्म की ओर इस प्रकार से बउआ को व्याकरण का ज्ञान करा देते हैं। अगला है निगमन। जब शिक्षण नियम या परिभाषा पर आधारित होकर करवाया जाता है तो यह निगमन विधि कहलाती है। कौन विधि है, जब नियम पर आधारित हो, किस पर आधारित हो, इस विधि में नियम और परिभाषा बताकर फिर उदाहरण दिए और यह विधि को रट्टामार विधि माना जाता है। समझ पर आधारित कम, अर्थ पर आधारित ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात हम क्या कह रहे हैं। सब लोगों को पीछे कोई दिक्कत, किसी को पीछे का लाइट जला लीजिए। आप लोग चमक नहीं रहे, कंपनी को घाटा है। आप लोग जो नहीं चमकते हैं तो कंपनी का घाटा होगा कि नहीं। काहे, लाइट जलेगा तो आप चमकिएगा, तो बगल वाला देखेगा अच्छा बहुत बोर लग रही है, कौन क्रीम लगाते हैं, तो फलाना क्रीम, अच्छा हम पे जाके खरीदते हैं, तो कंपनी का फायदा होगा। आज जब आप चमकवे नहीं करिएगा तो घाटा हो जाए ना। आप चाहते हैं कि कंपनी का नुकसान हो, नहीं ना, नहीं होना चाहिए। काहे कि देखिए, सुनिए ना, काहे कि लोग को ना दो चार गो चीज जीवन में पसंद नहीं होता है। सुनिए ना क्या क्या, अपन आवाज, अपन फेस, अपन कपड़ा पहनने का तरीका, ये सब लोग को पसंद नहीं होता। हमेशा दूसरे के को पसंद होता है, समझे, हमेशा दूसरे के का पसंद होगा। आप अपन आवाज रिकॉर्डिंग करके अपने सुनिए, लगेगा पता नहीं क्या है। ऐसा आप लोग कभी गौर किए हैं, अपन थोपड़ा पसंद नहीं होगा लेकिन दूसरा का बहुत हो, है कि नहीं। तो इसीलिए आप लाइट जला के रखिएगा तब ना सामने वाला को देखिएगा, आप तभी तो फिर कंपनी का प्रचार हो। क्या जी, आगे बात कर लेते हैं हम लोग कौन विधि का, खेल विधि का। कौन विधि है, खेल विधि। देखिए ना बतियाइए जी, खेल विधि द्वारा व्याकरण शिक्षण जैसे कि फ्लैश कार्ड, वाक्य पहेली, केवल स्त्रीलिंग वस्तुओं का चुनाव, केवल पुल्लिंग वस्तुओं का चुनाव, संग्रह करना आदि की सूची बनाना, यह रोचक व्याकरण शिक्षण। बुआ को कहेगा इनमें से केवल स्त्रीलिंग को निकालिए, खेल खेल में सिखा देंगे। तो लड़का लड़की को खड़ा कर कहेगा केवल स्त्रीलिंग को एक तरफ करिए, पुल्लिंग को एक तरफ करिए, है कि नहीं। तो इसके माध्यम से बुआ को क्या किया जा सकता है, व्याकरण का ज्ञान कराया जा सकता है। इसके अलावा सहयोग या समवाय विधि। सहयोग या समवाय विधि क्या है, पाठ्य पुस्तकों के गद्य और काव्य पाठ पढ़ाते पढ़ाते, यानी जब बुआ को कि गद्य माने कहानी या काव्य माने कविता जब पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उसी में व्याकरण के नियम का इस प्रकार परिचय दिया जाए कि यह लगे ही नहीं कि व्याकरण पढ़ाई जा रही है, और बालक को पढ़ाई के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान करा दिया जाए। उसी को कहते हैं सहयोग या समवाय विधि। सहयोग या, अगला है संसर्ग विधि। कौन विधि, संसर्ग विधि। इस विधि में बच्चों को ऐसे लेखक की रचनाएं पढ़ने के लिए दी जाती है। सुनिएगा कि संसर्ग विधि क्या होता है। कह रहा है कि बउआ भाषा सीखता कैसे, अनुकरण करके कैसे सीखता है, तो बउआ जैसे पढ़ेगा, जैसे सुनेगा वैसे सीखेगा। तो काहे नहीं बउआ को ऐसे लेखक का किताब देना चाहिए, उस वातावरण में रख देना चाहिए जहाँ पर शुद्ध शुद्ध लिखल हो और वहाँ का लोग शुद्ध शुद्ध बोलता हो, वो व्याकरण सजीते भाषा का हमेशा प्रयोग करता हो। तो बउआ भी ऑटोमेटिक क्या कर जाएगा, तो व्याकरण सजीत भाषा का प्रयोग करना सीख जाएगा, उनको व्याकरण पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो कह रहे इस विधि में बच्चों को ऐसे लेखक की रचनाएं पढ़ने के लिए दी जाए
जिनका भाषा पर क्या है, पूर्ण अधिकार है। तो पूर्ण अधिकार होगा तो शुद्ध लिखा होगा। इस विधि में बच्चे व्याकरण के नियमों पर ज्यादा बल न देकर दूसरों द्वारा उच्चारित शब्दों का अनुकरण करके भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग करते हैं। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो दिक्कत चल अब कह रहे हैं कि हम लोग आखिर अब मास्टरनी तो अपने पढ़ने के बाद बनिए जाएंगे। तो जब बन जाएंगे मास्टरनी तो बुआ को व्याकरण जो पढ़ाएंगे तो बुआ के अंदर रुचि केना जगेगा, केना व्याकरण पढ़ने के प्रति दिलचस्पी जगह, क्योंकि व्याकरण से पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो केना मन लगेगा? तो देखिए, बोलचाल और लिखित भाषा में जिन नियमों का प्रयोग होता है उन्हें व्यवहारिक व्याकरण की संज्ञा दी जाए। मतलब बुआ को अनौपचारिक व्याकरण के माध्यम से ज्ञान कराइए। व्याकरण की पाठचर्या छात्रों के स्तर के अनुकूल बनाइए। मतलब बुआ का जब लेवल है ना, जब लेवल है पढ़ने समझने सीखने का, उसी के अनुरूप क्या करना चाहिए, हमें ज्ञान कराना चाहिए। किसका? व्याकरण। तब ना मन लगेगा। अब मान के चलिए हाय ओकरा संज्ञों पढ़ने का अक्ल नहीं, अगर जबरदस्ती आप पढ़ाइएगा काल तो समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। पहले हमको सिखाना पड़ेगा क्या कैसे होता है। बच्चों के भाषा संबंधी ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उनके सामने रचनाएं प्रस्तुत किया जाए कि बुआ को कते भाषा संबंधी ज्ञान है, कते लेवल तक वो समझ सकता है, उसी अनुसार आप उसके सामने ज्ञान को प्रस्तुत कीजिए। व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य समझते हैं ना, देखा करके और सुना करके दोनों के माध्यम से। जैसे कहते हैं स्त्रीलिंग, थोड़ा फोटो दिखाइए लड़की का, है कि नहीं, तो बुआ जल्दी समझेगा। वह शिक्षक नहीं, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से रोचक बनाया जाए। छात्रों के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए। कोई बुआ जैसा जिस तरीका से सीखना चाहता है ना, वह तरीका से आप क्या करिए, तो बुआ को सिखाइए, अपने मन बुआ सीखने लगेगा। आगे देखिए, छात्रों को नियम व परिभाषाओं के बजाय, बहुत महत्वपूर्ण बात है, छात्रों को नियम व परिभाषा के बजाय व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाए। कौन ज्ञान प्रदान किया जाए? व्यवहारिक ज्ञान। बच्चों को सिखाए गए नियमों का अभ्यास कराने के लिए तरह तरह के अभ्यास कराए जाए। तरह तरह के अभ्यास कराएंगे तब तो वो व्याकरण संबंधी ज्ञान को सीखेगा। अब कौन कौन अभ्यास कराएंगे? जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति, लिख देंगे राम, है ना, डॉट 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 है। आइए लिख देंगे जाता है, या एगो लिख देंगे जाती है। तो ये कौन लगाना है? तो जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करके बुआ को सिखा सकते हैं। वाक्य निर्माण करके कहेंगे कि पुल्लिंग वाले 5 निर्माण करो, कहेंगे जो एक वचन वाले 5 को निर्माण करो, है कि नहीं। वचन परिवर्तन करके, लिंग परिवर्तन करा करके, पर्यायवाची शब्द के माध्यम से, विलोम शब्द के माध्यम से आदि, मतलब अलग अलग चीजों के माध्यम से हम बालकों को व्याकरण का अभ्यास करवा सकते हैं। किसका अभ्यास? व्याकरण का अभ्यास करवा सकते हैं। देखिए हमने ट्रिक में कुछ लिखा है कि अरुचि क्या है? नेगेटिव शब्द है। अरुचि क्या है? नेगेटिव शब्द है। जटिल वाला उत्तर, के ही, को ही या ही वाला उत्तर, भाषा प्रयोगशाला वाला उत्तर, लेकिन भाषा प्रयोग वाला उत्तर, दोनों अंतर है। भाषा प्रयोगशाला वाला उत्तर, लेकिन भाषा प्रयोग वाला उत्तर जब प्रश्न कुछ और कहता हो और ऑप्शन में हो कि बुआ को व्याकरण के माध्यम से ज्ञान कराया जाए तो व्याकरण वाला उत्तर नहीं होता है। अगर प्रश्न में नहीं हो व्याकरण का बात, लेकिन ऑप्शन में कह रहा है कि बुआ को व्याकरण के माध्यम से ज्ञान कराना चाहिए तो व्याकरण वाला उत्तर। लेकिन प्रश्न में है कि बुआ को व्याकरण का ज्ञान कराने के क्या फायदे हैं, या बुआ को व्याकरण के माध्यम से कैसे ज्ञान कराया जाए, उस कंडीशन में यह बात में जो ऑप्शन में दिया रहेगा व्याकरण संबंधित उसको लगाना है। साधारणतः यह पूछे व्याकरण वाला उत्तर नहीं होता है, व्याकरण वाला उत्तर नहीं होता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को भी क्या किया? समाप्त किया। इस प्रकार से इस वीडियो को भी क्या कर दिया जाए? शेयर कर दिया जाए।